हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी बुक का डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और करते हैं ढेर सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आज का हमारा नया चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमें बहुत सारी नई नई चीज़ों सीखने को मिलेगा। लास्ट की वीडियो में हमने अपने चैप्टर 1 मोल कंसेप्ट को ख़त्म कर लिया था। हमने लॉ ऑफ डाइल्यूशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी वो सारी चीज़ों को सही तरीके से सीख लिया था। आज हम लेकर के आए हैं अपना नया चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, कॉपी पे हेडिंग डालिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं। ठीक है, कि क्यों हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। कोई है जो बता सकता है? ओके, चलो देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने का मेन रीजन ये है कि हमें एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सके। क्या पता चल सके? टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब आप बोलोगे कि ये तो बात पता थी मुझे। एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जान करके क्या मिलेगा? ओके, देखो, जब हमें डिफरेंट डिफरेंट एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, तब हम ये पता कर सकेंगे कि हर एक एटम एक दूसरे से अलग कैसे है। हम कैसे बता पाएंगे कि ये एटम आयरन का है, ये एटम निकल का है, ये एटम कोबाल्ट का है, ये एटम कैल्शियम का है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या पता चल जाएगा? वेरिएशन अमोंग एलिमेंट्स, वेरिएशन ऑफ एटम अमोंग एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। जब हमें पता चल गया कि वेरिएशन है, एटम्स के अंदर वेरिएशन है, बहुत सारा वेरिएशन है। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या पता चलेगा? हमें हर एक एटम के अपने अपने आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। आइडेंटिटी इन द सेंस, हमें ये पता चलेगा कि इस फलाने एटम के अंदर उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो आउटर मोस्ट शेल में से कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड या फिर इन द केमिकल रिएक्शन। यहाँ से हम लिख सकते हैं टू नो अबाउट identity of the atom. It means that to know about the number of electrons in an atom, number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, number of electron that take part in the chemical reaction, और nature of bonding of an एटम। कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना सकता है, कोई भी एटम के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में से कितना इलेक्ट्रॉन को वो पार्टिसिपेट करवाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, वो एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, यहाँ से टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, इतना सारा बात हमें एटम के स्ट्रक्चर जानने के बाद पता चलेगा। और क्या पता चल सकता है? बेसिकली हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी एटम को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ऐसे सपोज कर लो कि ये हमारा है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये ये हमारा ऑर्बिट है। ठीक है, अब इस ऑर्बिट के अराउंड जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम किसी भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा? हमको सीखने मिलेगा कि किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है।
देखिए, जैसे कि इस डायग्राम में ये कोई भी एटम सपोज कर ले ए है, तो हमको इस डायग्राम में इस एटम के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके ये पता चल रहा है ना कि इसके अंदर 2 शेल है। ठीक है, शेल्स इसके अंदर 2 है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट शेल में हमको ये पता चल रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सेकेंड शेल में हमको ये पता चल रहा है कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर हैज अ न्यूक्लियस। ये सारा बात हमको पता चल रहा है किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो हमको कोई भी एटम का जब एटम के बारे में पता होगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, तो हम यहाँ से देख करके क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ये हम बता सकते हैं ना। ठीक है, जब हमको पता चल जाएगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीका से है, तो फिर हम उसका नेचर बता सकते हैं कि वो कितना बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, कितना उसके अंदर आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसका क्या प्रॉपर्टी है, जैसे कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी उसका शो करेगा या फिर बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा जब भी वो किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, ये अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, कि और हम क्या बता सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि ये मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, मेटल की खासियत होती है वो इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर सकता है ना, और नॉन मेटल की खासियत होती है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हम ये जान सकेंगे कि वो मेटल है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनर है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये हम जान सकते हैं। ठीक है, बस उसके स्ट्रक्चर को जान करके। और हमको क्या बात पता चल सकती है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा है, देख लो एक बार, बैक करते हैं। ठीक है, और ये अब देखो, नेक्स्ट सबसे खास बात क्या है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है। ठीक है, सपोज कर लो ये हमारा एलिमेंट, सॉरी हमारे पास एलिमेंट नहीं, सब्सटेंस कर देते हैं यहाँ पे, बहुत सारे सब्सटेंस है। ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये आपका सब्सटेंस 1 है। ठीक है, ये है आपका सब्सटेंस 2। ठीक है, और ये आपका है सब्सटेंस 3। ठीक है, ओके, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता चला कि जो सब्सटेंस 1 है वो एसिडिक नेचर का है, जो सब्सटेंस 2 है वो बेसिक नेचर का है, और जो सब्सटेंस 3 है वो कैसे नेचर के हैं, वो न्यूट्रल नेचर का है, मतलब ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। ठीक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। तो आपने जब और इन्फॉर्मेशन निकाला इनके बारे में तो पता चला कि यहाँ पे जो आपने ले रखा था वो था H2SO4, यहाँ पे जो ले रखा था वो था NaOH, और यहाँ पे आपने ले रखा था H2O। ठीक है, सो अब देखिए, जब आपको इस मॉलिक्यूल के बारे में पता होगा, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के बारे में पता होगा, इस मॉलिक्यूल के बारे में पता होगा, आपको पता होगा कि इसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पता होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक सेकेंड, आपको पता होगा कि आप इसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। ठीक है, आपको जब पता होगा कि ये एटम्स का क्या कनेक्टिविटी है, एटम कनेक्टिविटी इन ए मॉलिक्यूल, सो जब ये सब के बारे में पता होगा तब आप उसकी प्रॉपर्टी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब प्रॉपर्टी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हो तब हम जान सकते हैं कि इसका ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो सब्सटेंस है, अगर वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, जो भी उसका प्रॉपर्टी है, बहुत आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज वॉलेटाइल नेचर का है। ठीक है, बहुत आसानी से वाटर के अंदर घुल जाता है, दैट इज सॉल्युबल नेचर का है। तो वो नेचर उसके अंदर से कौन लेकर के आ रहा है,
उसके अंदर से वो नेचर कौन लेकर के आ रहा है, उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, उसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट है, उसके अंदर क्या चीजें प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है एटम्स। ठीक है, ये सब जो इसका प्रॉपर्टी है वो कहाँ से आ रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है कि वो किस चीजों से मिल करके बना हुआ है, उनके बीच क्या कनेक्टिविटी है, क्या ऑर्डर है। ठीक है, तो उनके एटम्स का डिफरेंट नेचर, ठीक है, प्रॉपर्टी, कनेक्टिविटी, ऑर्डर, ये सब का अलग अलग वेरिएशन मिला करके वो जो कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर उसका एक खास अपना कुछ प्रॉपर्टी बन करके आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी बन करके आ रहा है अलग अलग सब्सटेंसेस का, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट है इन डिफरेंट ऑर्डर, डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट कनेक्टिविटी। तो ये सब को जानने के लिए हमने और भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स को जूम करके पढ़ा। ठीक है, तो हमको पता चला कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एटम है और इसके कारण इसका प्रॉपर्टी ऐसा ऐसा कुछ कुछ है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जान करके हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का हम जान सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी होगा। कोई भी एटम का हम जान सकते हैं कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, रिएक्शन होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करके कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को जानने के लिए हम यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो एक और एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। क्या है कि देखो ये हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, और उसी तरीका से ये हमारा घर है। ठीक, अब बिल्डिंग का खास बात यह है कि ये बिल्डिंग ना चमक रहा है बाहर से। क्यों? क्योंकि इसके ना ऊपर में हम शीशे लगा रखे हैं यहाँ पर बाहर में, लेकिन घर नहीं चमक रहा है। घर इसलिए नहीं चमक रहा है क्योंकि ये घर बनाने के लिए हमने ब्रिक्स का यूज किया है। ठीक है, घर बनाने के लिए हमने ब्रिक्स का यूज किया है और यहाँ पे हमने शीशे लगा रखे हैं, चमक रहे हैं बाहर से। राइट, ट्रांसपेरेंट है, चीजें दिख रही है हमें। ओके, सो इस बिल्डिंग का प्रॉपर्टी ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है। क्यों ट्रांसपेरेंट है? क्योंकि हमने यहाँ पे मिरर्स का यूज किया है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये ओपेक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक्स का यूज करके इसको बनाया गया है। राइट, सो इसके बाद हमें क्या पता चलेगा कि क्योंकि यहाँ पे अलग मटेरियल का यूज किया गया है, यहाँ पे अलग मटेरियल का यूज किया गया है, इसीलिए वो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अलग मटेरियल के ऊपर उसका प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है। उसी तरीका से जब आप अलग अलग एटम्स को लेते हो तो आप देखोगे कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, जिसका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर ऑफ कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ऐसा होने के कारण हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक मॉलिक्यूल का या फिर हर एक सब्सटेंस का कुछ अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो कि एक दूसरे को आपस में अलग बनाती है। okay. तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ताकि हमें हर एक एटम के अपने अपने प्रॉपर्टी के बारे में पता चल जाए, हर एक एटम का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल जाए, कैसे वो रिएक्शन कर रहा है, क्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है। ये सब जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एटम के बिहेवियर को समझ सकते हैं, उसके रिएक्शन के बिहेवियर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, हेडिंग डालिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, चलो अब शुरू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक हमने इसका इंट्रोडक्शन जान लिया है। ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्यों हम पढ़ते हैं ये चैप्टर को, क्यों ये चैप्टर अपने आप में इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है,
तो चलो अब शुरू करते हैं अपने एनसीईआरटी से। देखो, अब यहाँ पे बात बहुत पुरानी है, ठीक है। उस टाइम पर किसी को नहीं पता था कि एटम क्या होता है, ठीक है। जब ये बात पता ही नहीं थी कि एटम क्या होता है, तो रिएक्शन का बहुत दूर का बात है, ठीक है। अब एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब बात बहुत पुरानी है ना, वो बहुत बाद में पता चला। सबसे पहले इंसान बात कर रहे थे कि एटम क्या होता है, ठीक है। तो बहुत कोई ने अपना अपना थ्योरी दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पता चला, देखिए 400 बीसी में से स्टार्ट हुआ ये सब डिस्कशन, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, क्या होता है, ठीक है, कैसे बन रहा है। तो वहां पे स्टार्टिंग में क्या मानते थे कि आपने किसी भी पीस ऑफ सब्सटेंस को ले लिया, ठीक है। पहले क्या मानते थे कि सपोज कर लीजिए एक आपने पीस ऑफ सब्सटेंस को ले लिया, ठीक है। अब इसको आपने ऐसा कट किया हाफ, जब इसको हाफ कट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, ठीक। इसके बाद फिर आपने इसको हाफ कट किया, ठीक है। अब फिर से जब इसको हाफ कट करोगे तो यहाँ पे इस तरीके से चार पीसेस मिलेगा, चार पीसेस मिलेंगे। इसके बाद फिर से आप इसको हाफ कट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से एक फिर से हाफ कट करोगे तो ये पीस मिलेगा, ठीक। इस तरीके से आप इसको हाफ कट करते गए, हाफ कट करते गए, हाफ कट करते गए, हाफ कट करते गए, करते गए, करते गए, करते गए। आप एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए कि जहां पर अब इसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज जब आप पहुंच जाते हो तो इसको उन्होंने कहा कि देखो यही एक एटम है, यही क्या है, एक एटम है, ठीक है। मतलब एटम, एटम से उन्होंने क्या कहा कि एटम, एटम को उसने क्या डिफाइन किया कि विच इज नॉट डिविजिबल, विच इज नॉट फर्दर डिविजिबल इज कॉल्ड एटम। क्लियर। देखिए यहां पर अब पढ़िए, अकॉर्डिंग टू देम, एक सेकेंड, हाँ, the existence of an atom has been proposed since the time of early Indian and Greek philosopher 400 BC, who were of the view that atoms are fundamental building block of matter। देखो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, इससे क्या समझ में आता है, कोई भी मैटर है, मैटर का मतलब क्या, पीस ऑफ एनी सब्सटेंस, वो किससे मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा। जैसे कि अभी जैसे मैंने बताया, देखो यहाँ पर कि कोई भी अभी जैसे बताया ना कि ये जो बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, ये जो बिल्डिंग है वो किससे मिल करके बना है, वो पहले तो ब्रिक से मिल करके बना होगा, ठीक है। ये बिल्डिंग है अगर, तो ये हमारा ब्रिक से मिल करके बना होगा। सो इस बिल्डिंग का बेसिक यूनिट क्या है, इस बिल्डिंग का बेसिक या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको हम बार 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 रिपीट करते हो ताकि ये पूरा स्ट्रक्चर हमें मिल जाता हो, तो वो बेसिक यूनिट यहाँ पे क्या है बिल्डिंग का, ब्रिक्स। फोन आ जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू देम द कंटिन्यूड सब डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम व्हिच वुड नॉट बी फर्दर डिविजिबल, ठीक है। अच्छा हम पढ़ रहे थे, याद आ गया मुझे, हम क्या पढ़ रहे थे, एक मिनट रुक जाइए। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, ठीक है। तो देखो ये जो बिल्डिंग है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ब्रिक्स। इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ब्रिक्स, जिसको हम बार बार कंटिन्यूसली रिपीट करके, ठीक है, कंटिन्यूसली रिपीट करके क्या बनाते हैं, एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं, एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो सबसे ज्यादा छोटा यूनिट जिसको कंटिन्यूसली रिपीट करके, ठीक है, एक बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, डेट इज बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। सो इन सिमिलर केस अगर आप कोई भी सब्सटेंस लेते हो, एनी सब्सटेंस लाइक, कुछ भी बोल दो, एनी सब्सटेंस, जैसे कि मान लीजिए आप पेन लेते हो, पेपर लेते हो, ठीक है, जो आपके अराउंड आसपास दिख रहा है, टेबल, चेयर, वॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी लेते हो, एनी एनीथिंग, तो वो कैसे मिल करके बना है, वो किस चीज से मिल करके बना है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ठीक है।
तो देखो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर है, तो वो क्या चीज से मिल करके बना है? वो मिल करके बना है एटम से। ठीक है, इवन दो यहाँ पे जो ब्रिक्स हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर भी एटम्स प्रेजेंट है, इसके अंदर भी एटम प्रेजेंट है। तो कोई भी सब्सटेंस है वो किससे मिल करके बना है? वो मिल करके बना है एटम से। जब एटम अपने आप में क्या करते हो? रिपीट करते हो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ, इस तरीके से जब रिपीट करते हो बल्क में, बल्क का मतलब बहुत सारा एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रिपीट करते हो, तब वहां पर हमें मिलता है मैटर। ठीक है, मैटर जैसे कोई भी एनीथिंग, जैसे कि पेन हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, आपका सॉइल हो गया, आपका ब्रिक हो गया, ठीक है, आपका आयरन हो गया, कोई भी चीज। ठीक है, सो इस तरीका से यहाँ से क्या पता चला कि फॉर एनी सब्सटेंस, ठीक है, द टाइनिएस्ट पार्टिकल विच ऑन रिपीटेशन फॉर्म दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। तो एटम वो सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम बार बार रिपीटेशन से क्या करते हैं? वो सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, वो सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उससे मिल करके वो मैटर बन रहा होता है। ठीक है, तो वो होता है एटम। क्लियर है? इसीलिए एटम को क्या बोला गया? बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया। एटम को क्या बोला गया? बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, आपने क्या पढ़ा होगा कि सेल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो बहुत सारे सेल को जब आप मिलाते हो तो क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। जब आप बहुत सारे टिश्यू को आपस में मिलाते हो तो क्या बनाता है? ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में मिलाते हो तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को मिला करके क्या बनता है? एक ह्यूमन बीइंग बनता है। ठीक है, या फिर एनिमल बनता है। ठीक है, या फिर प्लांट बनता है। तो इस तरीका से इसका ये इस तरीका से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, डाइवर्सिफाई किया गया इस तरीका से। उसी तरीका से केमिस्ट्री में भी क्लासिफाई किया गया है कि आप जब एटम्स को मिलाते हो तो वो क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जब आप मॉलिक्यूल को मिलाते हो तो वो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। जब उसी तरीका से आप कंपाउंड को मिलाओगे तब जा करके वहां पर क्या बनेगा? मैटर बनेगा, आपस में मैटर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीका से होता है। चलिए, समझ में आया? तो एटम इसलिए इस तरीका से यहाँ पे, जैसे कि सेल हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनीथिंग, जैसे एनी लिविंग थिंग। तो उसी तरीका से एटम्स क्या हो गया हमारा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ओके। जैसे कि यहाँ पे आपका, अब देखो यहाँ पर जब बिल्डिंग के लिए हम जैसे बोल सकते हैं कि ये एक ब्रिक है ये। ठीक है, इस ब्रिक को यहाँ पे लगाया, उसके बाद एक दूसरा ब्रिक लगाया, एक तीसरा ब्रिक लगाया, फिर ऐसे ब्रिक्स को लगाते गए, रिपीट होते गया। ठीक है, तो ब्रिक ब्रिक मिला करके यहाँ ब्रिक से आपने क्या बनाया? एक ब्रिक से ब्रिक को मिला मिला के वॉल बनाया। जब वॉल को रिपीट किया तो वॉल्स को रिपीट किया तो क्या बनाया? रूम्स बन गए। रूम्स को रिपीट किया तो क्या बन गए? बिल्डिंग बन गई। तो यहाँ पर ब्रिक्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसी तरीके से सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। उसी तरीके से यहाँ पे एटम क्या होगा? एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। According to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atoms, which would not be further divisible. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि एटम्स को क्या बोला गया कि फर्दर नॉट डिविजिबल, ऐसा चीज जो जिसको हम डिवाइड ना कर सके। ठीक है, जो मैंने अभी बताया, द एटम has been derived from Greek word atomio, which means uncuttable or non-divisible. These early ideas were mere speculations and there was no way to test them experimentally. These ideas remained dominant for a very long time and were revived again by the scientists in 19th century. Okay. अब देखो यहाँ से ये बोला गया है कि ये जो हमने कंसेप्ट निकाला एटम का, ठीक है, जिसका मतलब हमने बताया कि ऐसा पीस ऑफ सब्सटेंस, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम कट ना कर सके। ठीक है, नॉट टू बी कट। ठीक है,
उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया एटम। तो अब ये जो आइडिया था एटम के रिगार्डिंग, एनी सब्सटेंस के रिगार्डिंग, कि वो एक स्मॉलेस्ट सब्सटेंस से मिल करके बना है जिसको हम फर्दर कट नहीं कर सकते, जो कि नॉट डिविजिबल है, ठीक है, उसको हम एटम बोलते हैं। तो ये जो आइडिया था, ये जो इमेजिनेटिव आइडिया था, इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था, ठीक है। तो ये आइडिया बहुत दिन तक माना गया, ठीक है। इस बात को लेकर के हमने बहुत दिन तक चर्चा की, और फिर आगे चल करके इससे और भी बात निकल करके आई, ठीक है। इस बात को फिर से उठाया गया, इस मुद्दे को फिर से उठाया गया, और इसके रिगार्डिंग और भी बातें हुई, ठीक है। सो धीरे धीरे करके हमने एक स्टेप लिया, ठीक है। किसी भी काम को करते हो तो एक स्टेप जब आप लेते हो तभी वो काम आगे बढ़ता है, ठीक है। तो उसी तरीका से ये एक स्टेप था टुवर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था, ठीक। इसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और आज हम जा करके एटम्स के बारे में बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक है। तो हमने जितनी भी डिस्कवरीज करी है एटम्स के रिगार्डिंग, वो सारी डिस्कवरीज को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद अब क्या हुआ देखो, फर्स्ट कहानी तो इतना पता चल गया कि कोई भी चीज था उसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट में डिवाइड कर दिए। सो ऐसा पीस ऑफ सब्सटेंस तक पहुंच गए, ऐसा पॉइंट तक पहुंच गए जिसको हम बाद में नहीं काट सकते, उसको हमने एटम बोल दिया, ठीक है। अब ये बात को बहुत लोगों ने माना, बहुत लोगों तक ये बात पहुंची। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद आगे स्टोरी नंबर 2 देख। The atomic theory of matter was first proposed on the firm scientific base by John Dalton, a British school teacher in 1808. His theory called Dalton atomic theory. तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया, अपना एटॉमिक थ्योरी बताया। रिगार्डेड द एटम हैज अ अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, ठीक है। कोई भी मैटर किससे मिलकर के बना है, एटम से। तो बार बार वही बात रिपीट हो रही है, इन्होंने भी वही बात बोला कि कोई भी मैटर जो है, कोई भी सब्सटेंस हो गया है, किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। ओके, सो आगे क्या बोला उसने, आगे उन्होंने कहा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वेरी सक्सेसफुली। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले हमने जो चैप्टर्स डिस्कस करा था, मोल कंसेप्ट, उसमें हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारी बातों को डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी ने अच्छे से डिफाइन नहीं कर दिया। मगर वहां पर एक बात उनके थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाया, वो कौन सा बात था। However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substance like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, get electrically charged. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या था, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो भी देखेंगे। चलो, तो हम पढ़े बोलते डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी में, तो ये हम कहाँ पढ़े थे, ये हम पढ़े थे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर में। देखो क्या है ये, देखो ये क्लास 9 का बुक है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने निकाल के लाया हूँ। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, ठीक है। अब डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने बोला था कि ऑल मैटर, कोई भी मैटर जो है, या फिर कोई भी एलिमेंट है, या फिर कोई भी कंपाउंड है, या फिर कोई भी मिक्सचर है, वो किससे मिल करके बना है, स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम से मिल करके बना है, ठीक है। तो पहला उन्होंने ये बात बोला। और एटम्स के रिगार्डिंग, एटम के थ्योरी, एटम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग अब देखिए इसने क्या क्या बताया है, ठीक है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल एटम, ठीक है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल एटम विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये बात तो बहुत क्लियर है, ये बात तो बहुत क्लियर है कि कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर है, कोई भी, वो किससे मिल करके बना है, वो एटम से कंपोज्ड है, ठीक है। और ये जो एटम है हमारा, ठीक है, ये जो एटम है वही क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये था डाल्टन का फर्स्ट थ्योरी, ठीक है। हमने देखा भी था अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्या देखा था कि जब हमारा H2 है और ये O2 के साथ कंबाइन कर रहा है तो यहाँ पे बनाता है वाटर। तो इस रिएक्शन में बेसिकली हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ मिक्स हो रहा है और वहां वाटर बना रहा है, ठीक है। ये हमने देखा था,
नाउ अब हम क्या समझते हैं कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। ठीक है, ये बात तो अभी तक से हम पढ़ते आए, थर्ड बार पढ़ लिए कि एटम्स जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स है विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, ऑफ एटम, कि एटम को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जस्ट केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसका आपस में अरेंजमेंट, आपस में कनेक्टिविटी बदल जाता है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये सारा बात हमने मोल कंसेप्ट के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, याद करिए कि एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसका, उसके अंदर जितने भी तरह के एटम होंगे वो क्या होंगे, आपस में आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि हमने अगर आयरन का एक पीस ऑफ आयरन ले रखा है तो वो जिस एटम से मिलकर के बना होगा वो आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। इसके अंदर अगर ये आयरन है तो सिर्फ इसके अंदर आयरन के एटम्स होंगे और हर एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरा कुछ है जैसे कि कॉपर है, तो कॉपर का हमने एक पीस ले रखा है तो इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, कॉपर का होगा। ठीक है, और हर एक एटम आपस में क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। बट अब आप यहाँ पे कंपेयर करो कॉपर के एटम और आयरन के एटम को। अब इसके एटम को इसके एटम के साथ कंपेयर करो तो वो क्या होगा, आपस में डिफरेंट होगा। क्लियर है, ये बात तो आपको समझ में भी आती है। Atoms combine in a ratio of small whole number to form compound. The relative number and kind of atom are constant in a given compound. ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स से हमें क्या पता चलता है कि डाल्टन ने जो एटम के बारे में बताया, ठीक है, उससे उससे हमें कुछ खास एटम के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता चल रहा है, हमें एटम्स के रिएक्शन के बारे में पता चल रहा है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग एटम आपस में अलग अलग होते हैं। ठीक है, बस ऊपर ऊपर आइडिया लग रहा है, कुछ इन डेप्थ हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली डाल्टन्स की थ्योरी से ये पता चल रहा है कि इन्होंने जो भी बात बोली, इनके बातों से यहाँ पर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सारा चीज वेरीफाई हो जा रहा है। बट इनके थ्योरी ये नहीं बोल पा रही है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, याद करिए, जब हम छोटे थे, है ना, तो हम क्या करते थे, स्केल लेते थे, स्केल को ऐसा रब कर देते थे, ऐसे ऐसा 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 रब करते थे और उसको ऐसा पेपर के ऊपर लेके जाते थे तो देखते थे कि पेपर यहाँ से चिपक रहा है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, क्या इसके ऊपर कुछ था पहले से, क्या इसके ऊपर कुछ चार्ज था, नहीं, कोई चार्ज नहीं था। तो ये कैसे, मतलब इसके अंदर क्या हो गया जो कि वो पेपर को चिपका दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये तो क्लियर हो गया था कि एटम्स जो होता है वो सिर्फ सिंगल नहीं है, मतलब कि वो भी कोई चीज से कंपोज होकर के बना हुआ है। ठीक है, तो ये, तो इस बात को डाल्टन्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कैसे हो रहा है ना। यहाँ पर ये जो बॉडी हम इस तरीके से रब कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो जा रहा है जो कि उस पेपर को फर्दर अट्रैक्ट कर ले रहा है अपनी तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर पहले चार्ज नहीं था, इसको जब हमने रब किया तो इसके अंदर कैसे चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये सारा बात को डाल्टन से एक्सप्लेन नहीं कर सका। ठीक है, सो ये यहाँ से क्या पता चल रहा है कि एटम्स के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर चार्ज, चार्ज। ठीक है, जैसे हमने इसको रब किया तो इसके इसके अंदर चार्ज आ गया, तो इसके अंदर चार्ज कैसे आया, तो इसके अंदर जो एटम है वो कहीं से कुछ पार्टिकल्स गेन कर लिए जिसके कारण से इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया होगा, या फिर पार्टिकल को लूज कर दिए होंगे जिसके कारण से इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया होगा। तो इससे ये समझ में आता है कि एटम्स के अंदर भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स है जो उस बॉडी पर, जो उस पर्टिकुलर एटम के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहाँ से हमने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में खोज करना स्टार्ट कर दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में खोज करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जब हमने खोज करी तो हमें पता चला कि एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल करके बने होते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जीरो चार्ज एक्वायर करता है। तो ये जानकारी हमें कब हुई? ये जानकारी हमें हुई आफ्टर 20 सेंचुरी। ठीक है, एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20 सेंचुरी। 20 सेंचुरी के और 19 सेंचुरी के बाद और 20 सेंचुरी के पहले ये सारी जानकारी हमने इकट्ठा करी कि एटम्स जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज है, ये सारा चीज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब देखो, क्या हो गया, देखो, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। An insight into the structure of atom was obtained from the experiments on electrical discharge through gases. Before we discuss these results, we need to keep our mind a basic rule. अब हमें पढ़ना है अब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में। क्या होता है एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज? बट यहाँ इस बात को पढ़ने से पहले हमें एक बेसिक रूल ध्यान में रखना है। क्या है वो बेसिक रूल? कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है? लाइक चार्जेस का मतलब होता है चार्जेस ऑफ सेम पोलैरिटी। देखो, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, ये दोनों है लाइक चार्जेस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। उसी तरीका से अनलाइक चार्जेस है, जैसे पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। उसी तरीका से यहाँ पे भी एरो दे देते हैं। उसी तरीका से अगर हम, हाँ, नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बात करें तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? अगेन अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से समझ में आया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ठीक। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, सारा स्लाइड्स आप देख लीजिए कि आपको सब कुछ समझ में आया। ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेकर के यहाँ तक। चलो, ओके, ठीक है, हम्म, ओके, 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 ठीक, ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अब देखो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ओके, हाँ, ठीक है स्पेस। देखिए क्या हुआ कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ठीक है, इसमें एक ट्यूब लगा हुआ है, इस ट्यूब के अराउंड यहाँ पर आपका कुछ है, प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम बोले कैथोड, यहाँ बोले एनोड। कुछ ऐसा हुआ यहाँ पर। ठीक है, इसी ये जो हमारा ट्यूब है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ से करंट फ्लो होता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, हवा में करंट फ्लो होता है, इसके बीच काफी डिस्टेंस रहता है, ये काफी दूर दूर होता है। ठीक है, काफी दूर दूर है ये, है ना, और ये हवे में ऐसा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा रहा है, ऐसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या हो रहा है इसके अंदर, चलो हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। In mid 1850, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in a particular evacuated का मतलब होता है कि आपने उसके अंदर से सारा हवा निकाल दिया। ठीक है, उसके अंदर से वैक्यूम है, known as
Faraday began to study the discharge in a particular evacuated tube known as cathode ray discharge tube. ठीक है, एक ऐसा ट्यूब उन्होंने बनाया जिसके अंदर से सारा हवा निकाल दिया, वहां पे प्लेट्स लगा दिया और वहां से क्या हुआ, करंट को पास करवाया। तो उसका क्या नाम दिया गया, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब या फिर डिस्चार्ज ट्यूब। It is depicted in figure 2.1. A cathode ray tube is made up of glass containing two thin pieces of metal called electrode sealed in it. The electrical discharge through the gases could be observed only at very low pressure and at very high voltage. इस पॉइंट को आप बढ़िया से अंडरलाइन कर लीजिए कि क्या होता है कि द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेज कुड ओनली बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर and at very high voltage. The pressure of different gas could be adjusted by evacuation of the gas tube. ठीक है, हम प्रेशर को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कि गैस को जितना निकाला उतना अंदर में प्रेशर रहेगा, गैस को कम निकालेंगे तो अंदर में ज्यादा प्रेशर, गैस को पूरा निकाल देंगे अंदर में वेरी लो प्रेशर। ठीक है, the pressure of different gases could be adjusted by evacuation of glass tubes. When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current start flowing. When sufficiently high voltage is applied across the electrodes, current starts flowing through a stream of particle moving in a tube from negative electrode, that is cathode, to positive electrode, anode. These were called cathode ray or cathode ray particle. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया था कि ग्लास ट्यूब के अंदर, यहाँ पे देखिए ग्लास ट्यूब के अंदर यहाँ पर दो मेटल प्लेट्स ली गई। ठीक है, ऐसा करने के बाद देखो मैं ड्रॉ करके बताते तब पता चलेगा बढ़िया से। देखो सबसे पहले क्या किया गया, एक ग्लास ट्यूब लिया गया। ठीक है, ये आपका ग्लास ट्यूब है। ठीक, अब यहाँ पे मेटल प्लेट लगाई गई, यहाँ पे भी मेटल प्लेट है और यहाँ पे भी मेटल प्लेट है। ठीक, अब इस मेटल प्लेट को क्या किया गया कि वेरी हाई वोल्टेज सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया। बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, इस तरीके से इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, अब ये जो मेटल प्लेट है हमारे पास, ठीक है, ये जो पीस ऑफ मेटल प्लेट है, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, इसको बोला कैथोड। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेटल प्लेट है हमारे पास, ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, ठीक है, इसको नाम दिया गया एनोड। ठीक है, और ये जो एनोड है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये जो कैथोड है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर वैक्यूम पंप लगाया गया यहाँ से इस तरीके से। अब वैक्यूम पंप क्या करता है कि अंदर में प्रेजेंट जितने भी गैसेस है सबको बाहर खींच करके निकाल देता है। तो यहाँ पे वैक्यूम पंप को ऑन करके अंदर के सारे गैसेस को खींच करके निकाल दिया गया और यहाँ पे ऐसा लगा दिया गया स्विच। अब जब हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, अब ये प्लेट पे क्या आ गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, तो ये प्लेट हो गया नेगेटिव चार्ज। अब अंदर में क्योंकि बहुत लो प्रेशर है, अंदर में बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर है और बहुत ज्यादा यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज लगाया है, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पर जो है मेटल प्लेट जो है वो क्या करेगी, यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बहुत सारे, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज है, बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे। तो वो क्या होगा, ये जो सामने जो यहाँ प्लेट रखा है ना, वो यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड होने के कारण ये प्लेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इसके सामने ये जो प्लेट रखा है ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया था। बहुत सारा हाई वोल्टेज अप्लाई करने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और सामने का प्लेट क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये प्लेट क्या हो जाता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण ये प्लेट क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या होता है। अब जैसे कि हमने बोला था कि आपका
like charges like charges repel each other, unlike charges attract each other। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लेट है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये जो प्लेट है अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अब ये अट्रैक्ट होने लगेगा। तो ऐसा होने से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ की जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो इसकी तरफ जाने लगेगी, इसकी तरफ जाने लगेगी। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा कि हमको एक वेव जा रहा है यहाँ से वहां तक, एक क्या जा रहा है, एक वेव जा रहा है, एक स्ट्रीम जा रहा है यहाँ से वहां तक, ऐसे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, when sufficiently high voltage is applied across the electrode, current starts flowing through a stream of particles moving in the tube from negative electrode to the positive electrode. These were called cathode ray और cathode ray particle। देखो इस तरीका से क्या हुआ कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने लगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट के ऊपर, तो यहाँ से साइंटिस्ट लोग ने देखा, ऑब्जर्व करा, उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ ट्रांसफर हो रहा है। कैसे पता चला कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका इंतजाम करके रखा था कि इस पीछे में एक ग्लोइंग पार्टिकल, कुछ ग्लोइंग लेयर लगा दिया था, इसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट, यहाँ पे लगा दिया था। इसका क्या रोल है ना, इसका क्या रोल है, यहाँ पे ZnS का कोटिंग होता है, फॉस्फोरेसेंट होता है वो। इसका क्या रोल है कि जब उससे कुछ भी टकराता है तो वो ग्लो करता है। तो जैसे ही इससे कुछ टकराया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ इससे टकरा गए, तो वो क्या किया, ग्लो किया। ठीक है, वो क्या किया, ग्लो किया। ठीक है, सो जैसे ही यहाँ पे ग्लोइंग हुई तो पता चला कुछ टकराया, फिर कुछ ग्लो हुआ, फिर पता चला कुछ टकराया, फिर ग्लो हुआ, फिर ग्लो हुआ, ऐसे करते करते ग्लो हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि इधर से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं जो यहाँ पर आकर के इसको हिट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो ये कैसे पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये कैसे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे वो कैथोड की तरफ से आ रहे थे और एनोड की तरफ जा रहे थे, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया कैथोड रेस। क्या बोला गया, कैथोड रेस। ठीक है, ये बात हुआ फर्स्ट। सेकंड बात क्या हुआ कि क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, ये एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, सो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि कोई भी पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ कब अट्रैक्ट होता है, जब वो खुद में ही नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, खुद में ही जब वो नेगेटिव चार्ज होगा तभी ना वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसे क्या बोला गया कि ये जो कैथोड रेज है, यहाँ से ये बोला गया कि कैथोड रेज जो है आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रेज क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से दो बातें आई, क्या बातें आई कि ये यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ पे क्या देखा गया कि कुछ सम काइंड ऑफ रेज जो है वो कैथोड से निकल के एनोड में जा रही थी। ठीक है, तो इसे क्या नाम दिया गया, कैथोड रे। ठीक है, तो कैथोड रे क्या होती है, कैथोड यहाँ से बोला गया कि कैथोड रेस आर स्टार्ट फ्रॉम कैथोड। कैथोड क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, एंड सिंक टू द एनोड। एनोड क्या है हमारा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। सो यहाँ से देखा गया पार्टिकल्स जो है वो नेगेटिव, वो किधर जा रहा है, पार्टिकल्स जो है वो हमारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ यहाँ पे देखा गया कि अट्रैक्ट हो रहा है। पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट, ये बोला गया। ठीक है, तो इसीलिए उस पार्टिकल्स को क्या कंसिडर किया, वो बोला गया कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब यहाँ से क्या क्या बातें हुई, यहाँ तक समझ में आ गया।
The flow of current from cathode to anode was further checked by making a hole in the anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material, zinc sulfide. When these rays, after pass through anode, strike the zinc sulfide coating, this bright spot is developed on the coating. The result of this experiment are summarized below. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे, तो सबसे पहले ये जानना था कि क्या यहाँ से जो रेज निकल रही है, यहाँ से क्या करंट का पास हो रहा है, क्या ये ट्यूब से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानना था। तो वहां से यहाँ से ये बात जानने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर बल्ब लगा दिया एक ऐसा, यहाँ पर क्या किया, बल्ब लगा दिया। ठीक है, देखो एक मिनट है ना, हाँ, यहाँ से इस तरीका से बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब बल्ब लगाने से क्या हुआ कि अब ये बल्ब ग्लो करने लगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ पर जो रेज जा रही है वो बेसिकली क्या है, करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये प्लेट से दूसरे प्लेट तक करंट फ्लो हो रहा है, तभी ना ये बल्ब ग्लो कर गया। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि अब एयर के अंदर करंट फ्लो हो रहा था। जब कब फ्लो हो रहा था, जब वहां पे वेरी लो प्रेशर था, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज था। ठीक है, अब ये फ्लो ऑफ करंट को वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे होल्स कर दिए। अब यहाँ पे क्योंकि होल्स किए तो यहाँ से पार्टिकल्स जो थे वो आ रहे थे और इस जेड एंड एस के सरफेस से टकरा रहे थे, और टकराने के कारण यहाँ पे ग्लोइंग हो रही थी। तो यहाँ से क्या पता चला कि यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे पास, और पार्टिकल्स आ रहे हैं तो वो पार्टिकल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर उस पार्टिकल्स को क्या बोला गया, नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये जो हमारा वेव आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारा पार्टिकल आ रहा है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर है, इसको कैसे क्लैरिफाई किया गया। ठीक है, तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि यहाँ पर हमने एक इस तरीका से पिन व्हील लगा दिया गया, यहाँ पर ऐसा पिन व्हील लगा दिया गया। अब जब ये पार्टिकल इसको स्ट्राइक कर रहे थे, जब ये पार्टिकल देखो इसको ऐसा स्ट्राइक करते थे, ठीक है, तो ये पिन व्हील इस तरीके से रोटेट करने लगता था, जैसे इसको स्ट्राइक करते थे ये रोटेट करने लगता था। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि ये जो हमारा वेव आ रहा है, ये जो हमारे यहाँ से पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं, उनके पास भी अपना मोमेंटम है, और ये अपना मोमेंटम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ये अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहे हैं, इससे ये अपना पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं, ये अपना पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो यहाँ से ये बात पता चल गया कि जो हमारा कैथोड रेज होता है, ठीक है, वो जो कैथोड रेज होता है उसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकला, अब ये कंक्लूजन में हमको जानना है। ठीक है, और ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि दीज रे देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब ये जो रेज है ये आपको नॉर्मल लाइट में नहीं दिखेगा, इसको देखना है तो आपको एकदम डिम लाइट करना होगा, एकदम डार्क रूम में ले जाकर के एक्सपेरिमेंट करना होगा, तब जाकर के वो वेव आपको दिखाई देगा कि हाँ ऐसे करके ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया कि ये जो वेव है ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उस वेव का एग्जिस्टेंस दिखेगा। कैसे दिखेगा कि जब आप एनोड को होल्स कर देते हो, तो वहां से वो क्या होता है, वो पार्टिकल्स जाकर के पीछे जो लेयर आपने बनाई रखी है फ्लोरेसेंट की, उससे स्ट्राइक करता है, उससे स्ट्राइक कर रहा होता है तो वो ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो उसका प्रेजेंस वो ग्लोइंग नेचर शो करता है, ग्लोइंग नेचर ऑफ फॉस्फोरेंट, जिंक जेडन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का कोटिंग होता है, ये याद रख लेना, फॉस्फोरेंट मटेरियल है। ठीक है, which glow and hit by them. Television picture tubes are cathode ray tubes, and television pictures result due to the fluorescence on the television screen coated with certain fluorescent or phosphorescent material. ठीक है, टेलीविजन में कैथोड रे का यूज किया जाता है।
इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दीज रे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। अब ये पॉइंट क्या बोलता है, देखो ये पॉइंट ये बोलता है कि यहां से देखो, ये सपोज कर लो आपका कैथोड है, ठीक है, ये आपका कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है, और ये आपका एनोड है, ठीक है, ये आपका है एनोड है, वो है पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स जा रहे हैं कैथोड और एनोड की तरफ, यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है कैथोड और एनोड की तरफ, ठीक है। ये ये क्या है कि अगर इस पार्टिकल को हम एक्सटर्नली कुछ फील्ड के प्रेजेंस में लेके जाते हैं, फील्ड के प्रेजेंस के मतलब कि यहाँ पर अगर हम अप्लाई कर दें इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है कि हम यहाँ पे ऐसा प्लेट लेकर जाते हैं, देखो इस तरीके से यहाँ पे प्लेट होता है, दो प्लेट, ठीक है, ठीक है, एक प्लेट के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये एक दूसरा प्लेट के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसा हो जाने से यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाता है। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये जो कैथोड रेज है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड देते हैं तो वो कैथोड रे क्या होता है, कैथोड रेज get deviated, get deviated from its path, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में कैथोड रे क्या करती है, अपना पाथ से डेविएट कर जाती है, ठीक है। सो नाउ उसी तरीका से जब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, देखो फिर से हम बनाते हैं कि यहाँ पे कैथोड है, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा एनोड है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एनोड है, यह है पॉजिटिव, और यहाँ से क्या हो रहा है, रेज निकल के जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैथोड रेज, ये हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है कैथोड रेज, ठीक। अब जब हम इसको हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेट रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नॉर्थ और यहाँ पे ऐसा साउथ, ठीक है, यहाँ पे हमने मैग्नेट रख दिया, तब हम क्या देख पा रहे हैं, सेकंड क्या हो गया, हाँ, तब हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे मैग्नेट रख दिया, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरीके से फिर से डेविएशन होगा। तो यहाँ पर क्या देखा कि इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस, कैथोड रेस deviated from its path, from its path, अपने पाथ से फिर से कैथोड रे क्या कर जाएंगे, डेविएट कर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही नहीं रहेंगे, मतलब वो डेविएशन का कारण जब यहाँ पे नहीं रहेगा, तो कैथोड रेस कैसे ट्रेवल करेंगी, इन द स्ट्रेट लाइन पाथ, क्लियर है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दिस रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब बोला गया कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सजेस्ट दैट द कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये जो कैथोड रे है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड रे है, ये कैसे माना गया कि ये जो कैथोड रेज है ये कैसे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको कैसे डिफाइन किया गया, ठीक है। सो मैंने अभी जैसे कि बताया कि जैसे ये सपोज कर लो ये हमारा कैथोड रेज है, ठीक है, इस तरीके से हमारा कैथोड रेज है, और जैसे ही हमने इस कैथोड रे को इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि हम यहाँ पे ऐसा प्लेट लेते हैं, ठीक है, और इसको पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से हम प्लेट लेते हैं और यहाँ पे हम इसको नेगेटिव चार्ज रखते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है।
सो अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ये किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले ये पहले इसका डायरेक्शन क्या था, कि ये इसका पहले डायरेक्शन था वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, इसका पहले ये डायरेक्शन था इनिशियली, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे प्लेट्स लाके ऐसे लगा दिया तो वैसे ही क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और ये क्या हो गया, अपने डायरेक्शन से डेविएट होके अब इसका जो डायरेक्शन था उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने लगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जाने लगा। ठीक है, तो ऐसा होने से हमने क्या पाया कि ये जो पार्टिकल्स है ना, ये जो पार्टिकल्स है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमने देखा। सो ऐसा देखने से हमने क्या एज्यूम किया कि क्योंकि ये पार्टिकल जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो इससे यहाँ से कंक्लूजन निकाला कि जरूर ये पार्टिकल्स जो है नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, पार्टिकल्स जो है हमारा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर है, तो ये यहाँ से ये बात आया कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, ब्रैकेट में दिया इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन the materials of electrode and the nature of gas present in the cathode ray tube. Thus we conclude that electrons are basic constituent of all atom. देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि कैथोड रेज को बोला गया कि इसका जो प्रॉपर्टी है कैथोड रेज का, प्रॉपर्टी does not depend upon the gas or any material any material used in the experiment. वो किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा था उसका प्रॉपर्टी, इसीलिए कैथोड रेस को क्या बोला गया, कैथोड रेस को क्या बोला गया, बेसिक कंस्टिट्यूएंट, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ठीक है, सो ये पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको क्या जानकारी मिलता है, ठीक है, इसको समराइज करते हैं, इसको समराइज करते हैं कि पूरे एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और वो स्टार्ट होता है कैथोड से, स्टार्ट होता है कैथोड से, ठीक है, एंड एंड होता है एनोड पर। ठीक है, कैथोड पॉजिटिवली प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक, इसके बाद हमको कैथोड रेस के बारे में क्या पता चला कि कैथोड रेस जो होते हैं वो डेविएट करते हैं, डेविएट in the presence of electric and magnetic field, electric and magnetic field। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेस क्या करते हैं, डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमको क्लियर हो गया कैथोड रेस के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि एनोड रेस क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताया गया कि कैथोड रेस का जो प्रॉपर्टी है कि देयर प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी मटेरियल यूज इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो कि material of the cathode and the nature of the gas present in the cathode ray tube, thus we can conclude that the electrons are basic constituent of all atom। यहाँ से ये बोल रहा है कि कैथोड रेस जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये जो ठीक है, उस
डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सा गैस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। कैथोड रेस किस मटेरियल का हमने इलेक्ट्रोड बनाया है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। सो इसीलिए इसको क्या बोला गया, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। क्लियर हुआ ये बात? चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने एनोड रेस के ऊपर और हम जानेंगे कि कैसे एनोड रेस जो है डिपेंड करता है उसका प्रॉपर्टी ऑन गैस। ठीक है, अब देखो। ओके देन आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एनोड रेस के बारे में और देखेंगे कि एनोड रेस कैसे गैस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसका मतलब कि हम जो उस ट्यूब के अंदर जो भी गैस फिल करेंगे उस गैस के ऊपर कैसे एनोड रेस डिपेंड करेगी। अलग अलग गैस के कारण अलग अलग वेरिएशंस निकल करके आएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जिन लोगों ने भी मोल कंसेप्ट नहीं देखा है वो जा करके यूट्यूब पे टाइप करें पढ़ो भाई मोल कंसेप्ट, उनको वो पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने वो पढ़ लिया है अब हमारे साथ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा है उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, सो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट एट द बैक एंड आप उस चैप्टर को भी रिवाइज करते चलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम एनोड रेस के बारे में सीखें, उनके उसके प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। ओके देन, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।